Good morning, dear students. I am Ruhi Fatma from Department of Teacher Training and Non-Formal Education, Faculty of Education from Jamia Millia Islamia. Jamia Millia Islamia is a central university in India in New Delhi. Today we are going to discuss types of evaluation. So there are different types of evaluation. For example, in this lecture we will cover placement evaluation, formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation and prognostic evaluation. These 5 types we will discuss in this lecture. Let us begin. In my earlier lecture, I defined tests, है ना, टेस्ट, टेस्टिंग, मेजरमेंट, असेसमेंट वगैरह हमने बताया था. यहाँ हम देखते हैं कि टेस्ट और दूसरे भी बहुत सारे इवेल्युएशन प्रोसीजर्स हैं दैट कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनल रोल इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, कि उनका बेसिकली टेस्ट हम ले क्यों रहे हैं. जैसे हमने उस पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर वो टेस्ट आप एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए रहे हैं तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट को चेक कर रहे हैं तो अचीवमेंट टेस्ट है. तो इस तरह से हम टेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, वैल्यूएशन को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके फंक्शनल रोल के हिसाब से. तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोसीजर्स, वैल्यूएशन प्रोसीजर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. एक जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं, वन such classification system follows the sequence in which evaluation procedures are likely to be used in the classroom. जब हम पढ़ा रहे हैं अपनी क्लासरूम में, हम अपना पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो हम किस किस तरह के evaluation करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, उनकी बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको आज हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे. सबसे पहली चीज़ होती है प्लेसमेंट evaluation. जब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं तो क्लास शुरू करने में जब हम अपनी इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे को क्या आता है, यानी कि उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है. तो वो इवैल्यूएशन विच इज़ यूज्ड टू डिटरमिन पीपल परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसको हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं, है ना. जब हम शुरू कर रहे हैं अपना पढ़ाना तो हम आप एज ए टीचर आप जब शुरू करते हैं तो पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि इससे पहले बच्चे को क्या आता था. फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं तो आप देखेंगे क्या बच्चे का राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो आप चेक करने के लिए उसको जो भी प्रोसीजर यूज़ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ डायग्राम बनवाएंगे, जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, कि जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले की चीज़ आती है कि नहीं आती है. सो इट इज़ कंसर्न विद द पीपल्स एंट्री परफॉर्मेंस, वेदर स्टूडेंट इज सूटेबल फॉर प्लेसमेंट इन द क्लास कोर्स और नॉट. उस टॉपिक के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, है ना. यानी कि बच्चे की एंट्री परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं कि वो बच्चा सूटेबल है, वहाँ तक जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, है ना. डिफरेंट फॉर एग्जांपल हम इसके एक एग्जांपल ये दे लेते हैं. जैसे आप कोई भी टेस्ट देते हैं, कहीं पे एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देते हैं, तो वो क्या है, आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है कि आपको देखा जा रहा है. अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपका टेस्ट अलग होगा, आप मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं तो आपका टेस्ट अलग होगा. तो उस जो जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हैं उसका जो एडमिशन टेस्ट होता है वो उस प्रोफेशन के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं उसको चेक करता है कि आपके अंदर वो है कि नहीं है. तो एक तरह से वो जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसकी बेसिस पर आपका एडमिशन होते हैं वो आपका कहलाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. या आप इंटरव्यू देते हैं वो भी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है. तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. फॉर एग्जांपल रेडीनेस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स एंड एंट्रेंस टेस्ट, है ना. एप्टीट्यूड जो जैसे मैंने कहा, अगर आप मेडिकल में जा रहे हैं तो आपकी अलग एप्टीट्यूड होगा, आपकी अलग तरह से अप्रोच होगी. आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपका एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए. तो ये सारी जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपका जो टेस्ट होगा वो उस पर बेस्ड करेगा, उसके ऊपर बेस्ड कर आपका प्लेसमेंट होगा. तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए आप तरह तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. ये मैंने कुछ यहाँ पर बताई हैं, रेडीनेस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज. मुझे भी पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती. इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स एंड एंट्रेंस टेस्ट. दूसरा जो इवैल्यूएशन है, हमने प्लेस कर लिया, हमने देख लिया बच्चे को, हम क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं तो हमने देख लिया, प्रीवियस नॉलेज चेक कर ली
कि बच्चे को ये आता है, और अगर नहीं आता तो हमने पहले उसको बता दिया, फिर हम अपने टॉपिक पर आए और फिर हमारी टीचिंग शुरू हुई। यानी कि और फिर जब हम ड्यूरिंग द टीचिंग जो इवैल्यूएशन करते हैं, दैट इज़ नोन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज द इवैल्यूएशन विच इज डेवलपमेंटल एंड कंटिन्यूअस. It is also known as process evaluation that helps the children in shaping their learning continuously. And this formative evaluation is used to monitor learning progress during instruction. During the teaching जब हम evaluation करते हैं monitor करने के लिए कि बच्चे ने क्या सीखा, learning उसकी progress monitor करने के लिए जो evaluation करते हैं, that is known as formative evaluation. और इसका purpose क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस ही ये है टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ पीपल एंड टीचर कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेलियर्स. बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चा क्या नहीं सीख पा रहा है, सारी चीज़ों को देखकर बच्चे को कंटिन्यूअस एक फीडबैक देना ही इसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस होता है. सिंस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डायरेक्टेड towards improving the learning and instruction, the results are typically not used for assigning course credit. क्योंकि हम ड्यूरिंग द टीचिंग देते हैं और इसका पर्पस ही ये है कि हम अपनी जो बच्चे की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करें, हम अपने इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करें. तो जब हमारा पर्पस ये है कि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर हम उसको फाइनल मार्क्स नहीं देते, है ना, उसको कोई ग्रेड नहीं देते, बल्कि हम उसको सिंपल फीडबैक देते हैं कि ये कर लिया, यहाँ पे ये कमी है, इसको और ठीक करो, यहाँ तक कर लिया, ये कैसे किया, बच्चे की बात समझें, गैप समझें, मिसकॉन्सेप्शन है तो वो समझें. वो अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर कर आप कर सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. और इसका पर्पस कोई फाइनल असाइनमेंट कोर्स ग्रेड या मार्क्स देना नहीं होता है. इसका पर्पस होता है इम्प्रूवमेंट करना लर्निंग में भी और हमारी इंस्ट्रक्शन में भी. और ये इम्प्रूवमेंट कैसे होता है? कंटिन्यूअस फीडबैक हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को. अब ये फीडबैक आप स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं, है ना. रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग अगर आपकी है तो आप उसको कर सकते हैं. और अगर कहीं बच्चा गलतियाँ कर रहा है, स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना, ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ही अंदर आता है. जब हम उसको एक फीडबैक देंगे बच्चों को और उसकी मदद से दोनों चीज़ें, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दोनों की. साथ ही साथ ये फीडबैक टीचर्स को में भी मिल रही है, क्योंकि मुझे भी पता चल रहा है कि मैं बच्चे को क्या समझा पा रही हूँ, क्या नहीं समझा पा रही हूँ. जब मैं बीच में इवैल्यूएशन कर रही हूँ ड्यूरिंग द टीचिंग, तो अगर मुझे लग रहा है कि बच्चा उस जगह तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो उस कॉन्सेप्ट को नहीं ग्रैस्प कर पा रहा है जो मुझे समझाना चाह रही हूँ, तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी मॉडिफाई करूँगी, कुछ दूसरी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, दूसरा मेथड यूज़ करूँगी, दूसरी एग्जाम्पल्स दूँगी. हाँ, तो उसको मॉडिफाई करके वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से जो फीडबैक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की मदद से वो दोनों को मिलती है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी. और इसका पर्पस होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस ही ये है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग एंड टीचिंग, है ना, फीडबैक देना ताकि लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट हो और टीचिंग में भी, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट हो. आप बहुत सारी टेक्निक्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लास वर्क एंड होमवर्क कॉपीज़ है. होमवर्क कॉपीज़ चेक करना, क्लास वर्क कॉपीज़ चेक करना, उसमें राइट एंड रॉन्ग के आंसर बड़े बड़े निशान मत लगाइए, वो फीडबैक नहीं होगी. आपकी क्लास वर्क और होमवर्क कॉपीज़ जो आप चेक करते हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ सकती है उस वक्त जब आप सही तरीके से उसमें फीडबैक दें. अगर बच्चे ने कोई सवाल कहीं गलत किया है तो जहाँ पे गलत किया है उसको अंडरलाइन करें, उसको सही करके लिख दें, या उसको पूछ लें. वहाँ पर बच्चे से बात भी कर सकते हैं आप बाद में कि भाई ये आपने क्यों लिखा है, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं. हो सकता है बच्चे के दिमाग में कोई और कॉन्सेप्ट रहा हो, तो आप लॉजिकली चीज़ों को समझिए भी. तो क्लास वर्क में रिटन फीडबैक, होमवर्क में रिटन फीडबैक भी हो सकती है और ओरल फीडबैक भी हो सकती है. खाली राइट और रॉन्ग लगाना इज़ नॉट योर फीडबैक, है ना. वो उससे बच्चा कुछ नहीं सीखता. आप चेक तो कर रहे हैं पर उससे बच्चा कुछ नहीं सीखता. अगर आप 2 जुमले लिख दें, आप फीडबैक दे दें, आप रिटन भी दे सकते हैं, आप ओरल भी दे सकते हैं, तो वो आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा क्लासरूम डिस्कशंस, क्वेश्चन आंसर जो आप करते हैं, चाहे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे आंसर दे रहे हैं, चाहे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं आंसर, वो जो पूरा डिस्कशन है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है.
उसके अलावा आप छोटे छोटे टेस्ट बनाकर भी देख सकते हैं, क्विज़ करा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे की प्रोग्रेस को, और जहाँ पर बच्चा गलतियाँ कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आती हैं। नेक्स्ट इज़ समेटिव इवैल्यूएशन। तो जब हमारी टीचिंग शुरू करने में हमने किया प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ये चेक करने के लिए कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है। फिर जब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया तो हमारा हुआ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द टीचिंग। जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा था उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए कि बच्चा जो सीख रहा है, और हम साथ साथ ये भी देखते रहें बच्चा क्या नहीं सीख पा रहा, कहाँ गलतियाँ कर रहा है, कहाँ मिसकॉन्सेप्शन है, और उसको रेमीडियल भी साथ साथ देते रहना, उसको ठीक भी कराते रहना। तो वो पूरी टीचिंग लर्निंग ताकि वो अच्छे से हो सके। जब हमारी टीचिंग ख़त्म हो गई तो एंड में हम करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। जनरली ये हम एंड में करते हैं, अपने कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के एंड में। किसी एक यूनिट पढ़ाकर भी आप टेस्ट ले सकते हैं, 2 लिख के भी कर सकते हैं, और एंड में जो आप फाइनल एग्जाम्स करते हैं वो भी ले सकते हैं। So, summative evaluation is designed to determine the extent to which the instructional objectives have been achieved. जो हमारे objectives थे, instructional objectives थे, वो किस हद तक अचीव हुए, वो किस extent तक अचीव हुए। और यहाँ पर this summative evaluation is used primarily for assigning course grade. इसकी मदद से हम बच्चे को ग्रेड देते हैं, मार्क्स देते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि बच्चे ने क्या सीख लिया। इसके लिए भी आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अचीवमेंट टेस्ट आप ले सकते हैं, कस्टमाइज्ड टेस्ट पब्लिशर ने बनाए हुए हैं वो ले सकते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस रेटिंग स्केल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस भी आप कर सकते हैं। आप लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, उनका ले सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो पूरी टीचिंग के लर्निंग के प्रोसेस के बीच में जो हम एवेल्युएशन करते हैं, सबसे पहले प्लेसमेंट, देन फॉर्मेटिव, एंड एंड में हमारा होता है समेटिव। ये 3 चलते रहते हैं हमारे कंटिन्यूस। कभी कभी ये होता है हमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हमारा काम नहीं चल रहा होता है और हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आप ये देख लेते हैं कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखते रहते हैं, उसे ठीक करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आप प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते, तो फिर आपको और ज़्यादा डिटेल जाना पड़ता है, आपको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करना पड़ता है। जहाँ डायग्नोस जो वर्ड है वो एक वर्ब है ऑफ कोर्स, जिसका मीन्स है टू आइडेंटिफाई, टू डिटरमिन, टू डिस्टिंग्विश, टू पिन पॉइंट, टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंडिविजुअल, है ना। तो ये सारी डायग्नोज वर्ड का मतलब यही है। तो इस तरह से डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इज़ अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आप शुरू में भी दे सकते हैं, बीच में भी दे सकते हैं, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए आप वहाँ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन दे सकते हैं। जैसे अगर आपने प्लेसमेंट एवेल्युएशन आप कर रहे हैं और आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं आता, फॉर एग्जांपल आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, है ना, तो लेकिन आपने जब प्रीवियस प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया तो आपको लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको उससे पहले वाले कॉन्सेप्ट जो है नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको एक डायग्नोस करना पड़ेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है असल में, है ना। इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का बेसिकली एम ही होता है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। जो भी टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक को समझने में बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना ही इसका एम होता है। सो अ डायग्नोस्टिक टेस्ट is a test designed to locate specific learning deficiencies in case of specific individuals at a specific stage of learning lesson, so that specific efforts could be made to overcome those deficiencies, है ना। इसको हम थोड़ा सा और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर्मेटिव में और ख़ास तौर से फॉर्मेटिव के बाद हमें क्यों डायग्नोस्टिक की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा है वो पीछे बैठा हुआ है
है ना। जब आपने उसकी कॉपी चेक की, क्लास वर्क कॉपी की, तो आपने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे किए, सॉल्व किए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए कि आप अपने आप करो। जैसे तो जब आपने उस बच्चे की कॉपी, क्लास वर्क की कॉपी चेक की, तो आपने देखा कि जो उसने बोर्ड पे लिखा है वो भी उसने गलत सलत लिखा और अपने आप तो उसने कुछ भी नहीं किया, है ना। तो अक्सर टीचर्स हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को अगर पीछे या इधर उधर बैठा है, काम नहीं कर रहा, तो हम उसको अपने पास बुला लेते हैं, है ना। तो हमने उसको अपने पास बुलाया, आगे बिठा के किया, तो उसने बोर्ड पे से सब सही उतार लिया और जब हमने काम दिया तो वो भी सही कर लिया, तो हम खुश हो गए। तो ये क्या हुआ, फॉर्मेटिव एवेलुएशन। हमने देखा नहीं कर पा रहा, हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, उसको आगे बुलाया, उसको कराया, उसने कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन फिर वो पीछे गया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद वो फिर वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर आपने आगे बुलाया, तो 2-3 बार जब आपने आगे पीछे किया तो इसका मतलब है प्रॉब्लम कहीं और है ना। आप आगे आके तो बच्चा कर रहे, पीछे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम कहीं और है। आपको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। मे बी ये हो सकता है कि उस बच्चे की आई साइट वीक हो, बच्चे को पीछे से बोर्ड नज़र ना आ रहा हो, है ना। तो जब बच्चे को बोर्ड ही नहीं नज़र आएगा तो लिखेगा क्या, और जब वो सही लिख नहीं पाएगा, क्लास बोर्ड से उतार नहीं पाएगा, तो समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है ना। तो फिर वो अपने आप कैसे करेगा, तो प्रॉब्लम कहीं और थी। तो इस जब अगर आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आप जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं, बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा उससे नहीं सीख पा रहा, इसका मतलब है प्रॉब्लम कहीं और भी हो सकती है। आपको एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा। फिर आपको अगर शक होता है कि उसको आई साइट की प्रॉब्लम है, तो आप हर स्कूल में एक डॉक्टर होता है, आप उसका मेडिक या उसके पेरेंट्स से कह सकते हैं, स्कूल के डॉक्टर से उसका आई साइट चेक करा सकते हैं, तो पता चला प्रॉब्लम कहाँ थी। तो इस तरह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इस तरह से किया जाता है। आप ऐसे सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको वो पूछता है कि क्या फॉर एग्जांपल बुखार है, तो क्यों बुखार है, कैसा बुखार है, सर्दी लग रही है, ये हो रहा है, वो है, तो क्या कर रहा है, वो डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी टाइप का बुखार हो सकता है। अगर उसको समझ में आ गया तो दवा दे देता है, अदरवाइज़ वो आपके टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है ना, कि देखो कौन सी किस्म का टेस्ट है ना, मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू है, क्या है, कौन सी टाइप का एरर है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में यहाँ पर भी हमें क्लास के अंदर भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे वो मेडिकल टेस्ट का, ब्लड टेस्ट का यूज़ कर कर, एक्सरे का यूज़ कर कर आपकी बीमारी तक पहुँचता है। वैसे ही हम एज ए टीचर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, डिफरेंट टाइप, अच्छा वो ब्लड टेस्ट खुद तो नहीं करता, स्पेशलिस्ट के पास भेजता है, एक्सरे डॉक्टर खुद तो नहीं करते, आपको एक्सरे स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। इसी तरह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जब हम क्लास में करते हैं तो वो इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली थी आई साइट की, तो उसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो डॉक्टर देखेगा कि उसका आई साइट वीक है कि नहीं। कभी कभी बच्चों को इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हर स्कूल में एक सोशल वर्कर होता है ना, तो वो देखता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बच्चा सीख पा रहा। तो बहुत सारी जगह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आप पर्टिकुलर कंटेंट एरिया के लिए आप अपने आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट खुद भी बना सकते हैं, और मार्केट में भी बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम डिज़ाइन ही इसीलिए करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक लर्निंग डिफिशिएंसीज़ को हम पता लगा पाएँ, है ना। जैसे अभी हमने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल ली थी, तो अगर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बच्चे को सिखाना है तो उससे पहले बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, बच्चे को 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी कि टेबल्स आनी चाहिए, और बच्चे को एडिशन आना चाहिए, और बच्चे को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। हो सकता है बच्चे को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाने पड़ेंगे, या आप अवेलेबल भी हो सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर। इट इज़ कंसर्न विद द परसिस्टेंस और रिकरिंग लर्निंग डिफ़िकल्टी। जो डिफ़िकल्टी अगर बार बार हो रही है तो उसकी वजह ढूंढने के लिए, जैसे वो बच्चा आगे पीछे हम कर रहे थे, वो बार बार पीछे जाके गलत कर रहा था, आगे ठीक कर रहा था, यानी कि परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम है, रिकरिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, तो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर हमें देखना पड़ेगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है, इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर। एंड इफ a student continues to experience failure in reading या मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है,
तो ऑल्टरनेटिव आप मेथड्स आपने इंस्ट्रक्शंस के यूज़ किए, है ना, तो भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए आपको एक मोर डिटेल्ड डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है ना। आप डिटेल्ड डायग्नोसिस की प्रॉब्लम है कहाँ, आपको उस प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कहा कि मेडिकल अगर हम एनालॉजी यूज़ करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम पता चली, आपने फटाफट उसको पैरासिटामोल दे दी, है ना, डॉक्टर दे दिया, बट सिंपल लर्निंग प्रॉब्लम्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, जब आप पूरी तरह से डायग्नोज करें असल में प्रॉब्लम क्या है ना। फर्स्ट एड से आपका ट्रीटमेंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो आप क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एड देते हैं। अगर मेडिकल उसमें देखें प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो टेस्ट करता है। तो इसी तरह बिल्कुल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है। तो सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो आर लाइकली टू रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ द रेमीडियल, साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट. So the diagnostic evaluation much more comprehensive and detailed. It involves the use of specially prepared diagnostic tests as well as various observational techniques. ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स को यूज़ कर भी आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप स्पेशली प्रिपेयर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसकी मदद से हम अगर क्लास के अंदर बात करें कि पढ़ने में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको डायग्नोस करना है, तो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। A useful test not only provides information about a student's achievement but also reveals the instructional effectiveness. If we examine individual performance, we should be able to determine each student's degree of proficiency on each objective. है ना, अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, है ना, तो हमें हर ऑब्जेक्टिव के लिए हर बच्चे की डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी हमें मेजर करना होगी। Thus, the main of diagnostic evaluation is to determine the causes of persistent learning problems. जो बच्चा गलतियाँ कर रहा है, बार लर्निंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो persistent है, रिकरिंग है, उसकी वजह क्या है, उसके कॉज क्या है, उसको ढूंढना ही डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन का मेन एम है। और न सिर्फ आपको प्रॉब्लम को पता लगाना बल्कि फिर उसका रिमीडियल मेजर भी देना। डॉक्टर अगर आपका टेस्ट करा लेता है, ब्लड टेस्ट करा लेता है और उसको पता चलता है कि मलेरिया है या डेंगू है, तो कह देता है क्या कि वेरी गुड, आपको तो मलेरिया है, जाइए बाय बाय। ऐसा तो नहीं होता ना, वो डॉक्टर उसके हिसाब से, मलेरिया के हिसाब से, डायग्नोस्टिक टेस्ट डेंगू के हिसाब से या जिस टाइप का भी बुखार है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ दवा देता है। तो इसी तरह जब आप लर्निंग एजुकेशन में, आप लर्निंग प्रोसेस में जब आप देख लें कि क्या लर्निंग प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से लर्निंग आपका रेमीडियल मेजर पूरा प्लान किया जाता है। तो जिस तरह से डॉक्टर को दिखाने में मेडिकल टेस्ट के बाद दवा शामिल है, दवा देना शामिल है, उसी तरह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन के साथ साथ कॉज, प्रॉब्लम का पता होने के साथ साथ कॉजेज़ का पता होने के साथ साथ रिमीडियल एक्शन भी शामिल है। ठीक है, वो भी उसके अंदर आता है। अब हम बात करते हैं द पर्पज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो पर्पज़ क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट के? सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई लर्नर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और साथ साथ सर्टेन व्हाट लर्निंग स्टिल नीड टू टेक प्लेस, ये भी देखना है हमें। इट इज़ स्पेशली कंडक्टेड फॉर रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। It is a comprehensive test that provides feedback to teachers and students and their strengths and weaknesses. This diagnostic test helps to know the gaps in children's understanding. तो ये इसके पर्पस हो गए, काम हो गए। अगर हम एक किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि इट मस्ट प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ स्कोर्स, ईच रिप्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक स्किल। जैसे अभी हमने उसकी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की हमने बात की, तो हमने कहा बच्चे को एडिशन आना चाहिए, प्लेसमेंट आना चाहिए, तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को सीखने। तो हर परफॉर्मेंस में उसको उसके लिए आप जब टेस्ट अगर उस पर बनाएंगे तो आप कुछ एडिशन के क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ सिंपल 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बनाएंगे, कुछ प्लेस वैल्यू के बनाएंगे, ताकि बच्चे आपको पता चल पाए कि प्रॉब्लम कहाँ है, स्पेसिफिक स्किल में परफॉर्मेंस कैसी है। तो सब के लिए अलग अलग सीरीज़ ऑफ स्कोर आप प्रोवाइड करेंगे, सीरीज़ ऑफ पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, देन स्कोर्स प्रोवाइड करेंगे।
So the respective skills must be carried to the overall performance being evaluated, such as arithmetic or mathematics achievement. So the subtest used to access each of these skills must represent a valid measure. हर कॉन्सेप्ट के लिए, हर सब कॉन्सेप्ट के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे. उसी को हमने सब टेस्ट कहा है, तो ताकि आप देख पाएँ कि कौन सी स्किल बच्चे को हुई है, कौन सी नहीं हुई है. तो ईच सब सेट मस्ट हैव हाई रिलायबिलिटी. डिफरेंट तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल प्री टेस्ट, अगर आप एज ए प्री टेस्ट लेना चाहें ऑन कंटेंट एंड एबिलिटीज़ आप ले सकते हैं. सेल्फ असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएँ स्किल्स को, कॉम्पिटेंसीज को. डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेज भी होते हैं ऑन कंटेंट स्पेसिफिक, ये भी आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट करने का एक तरीका है. उसके अलावा इंटरव्यूज़, ब्रीफ आप इंटरव्यू ले सकते हैं. प्राइवेट आप एक बच्चे का अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप एक बच्चे का, हर बच्चे की अलग अलग इंटरव्यू ले सकते हैं. 10 मिनट का, 5 मिनट का, अलग अलग आप उसको देख सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं. अब हमने बात की थी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आप बना भी सकते हैं और आप मार्केट से भी ले सकते हैं. अब अगर आप खुद बनाना चाहते हैं एज ए टीचर, तो आप कैसे बनाएंगे उसको? कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज. देन जब आपने प्रॉब्लम एरिया देखा तो उसका डिटेल कंटेंट एनालिसिस, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो एरिया नहीं समझ में आ रहा है, उसकी आपको पूरी कंटेंट एनालिसिस करनी होगी कि इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब बच्चा इस एरिया तक, इस कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाएगा. तो एक डिटेल्ड कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत होती है. देन जब आपने एनालिसिस की जब आपने कंटेंट की डिटेल एनालिसिस कर ली, तो फिर उसमें जितने भी लर्निंग पॉइंट्स थे, जितने भी कीवर्ड्स थे, जितने भी की कॉन्सेप्ट्स थे, उनकी आपको एक लिस्टिंग करनी होगी. और फिर उन लर्निंग पॉइंट्स को, उन कीवर्ड्स को, उन सब कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना होगा. और फिर हर लर्निंग पॉइंट के लिए, हर कीवर्ड के लिए, हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको अलग अलग क्वेश्चंस लिखने होंगे, है ना, ताकि तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम होती है. और उसके बाद फिर इन सारे आइटम्स को आप, लर्निंग पॉइंट्स को आप अराउंड द लर्निंग पॉइंट्स आप क्लब कर लेंगे. एंड लेकिन साथ साथ जब आप ये क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को कैसे जवाब देना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियरली रिटन भी हो और ओरल भी आप बताएं. साथ ही साथ जब आप टेस्ट बना रहे हैं तो उसकी स्कोरिंग की या मार्किंग स्कीम आप साथ साथ बनाएं कि आप मार्क्स कैसे देंगे. वो साथ साथ जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तभी मार्किंग स्कीम या स्कोरिंग की भी बना लें. और टाइम लिमिट भी दें, है ना, कि एक क्वेश्चन, मतलब इस टेस्ट को करने में बच्चे को कितना टाइम चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड करना है. और जब आपका ये सारी चीज़ें बन जाएं तो फिर आप ये टेस्ट ले लीजिए. फिर आप उसके हिसाब से जो आपने इस मार्किंग की बनाई थी, मार्किंग स्कीम बनाई थी, स्कोरिंग की बनाई थी, उसके हिसाब से आप उसको चेक करें और उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे की वीकनेस कहाँ है, बच्चे का गैप कहाँ है, आप उस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जब आपने प्रॉब्लम आपको पता चल गई तो फिर आप उसकी रिमीडियल टीचिंग का भी ध्यान रखेंगे. यानी कि आपको रिमीडियल टीचिंग के लिए भी आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. आप क्लासरूम टीचिंग में भी आप ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है 4 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके ऊपर अलग एम्फेसिस दे दें. पूरी क्लास को अगर प्रॉब्लम है तो आप अलग तरीके से फिर पढ़ाइए, है ना. इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग भी आप कर सकते हैं, ऑटो इंस्ट्रक्शन लर्निंग भी आप कर सकते हैं, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग भी आप कर सकते हैं, इनफॉर्मल टीचिंग भी कर सकते हैं फॉर्मल के साथ साथ. तो ये सारी चीज़ें हुई आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से रिलेटेड कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, कहाँ ज़रूरत होती है, किसका एक्सटेंशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही एक्सटेंशन है. अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एज ए फर्स्ट एड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर हम, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिकरिंग हैं, बार बार हो रही हैं,
तो फिर हमको एक डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत होती है, डायग्नोज करने की ज़रूरत होती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप टेस्ट खुद भी बना सकते हैं, आप टेस्ट मार्केट से भी ले सकते हैं, आप डॉक्टर स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप डॉक्टर को भी कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी कर सकते हैं, आप दूसरे टीचर्स को भी कर सकते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, आप पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम अलग तरह की है। और अगर आपके सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम है तो आप उसका एक टेस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी अभी आपको बताएगा। फिर साथ साथ आप उसका रिमीडियल टीचिंग। अब हमारा जो लास्ट चीज़ थी वो थी प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन act as a means of estimation and prediction of the future career। बच्चा अभी तक जो कुछ हो रहा है टीचिंग के अंदर हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फाइनल एग्ज़ाम दे दिए, फाइनल असेसमेंट कर लिया, उसका समेटिव इवैल्यूएशन करके हमने उसे मार्क्स दे दिए। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो ये बताता है कि बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है, बच्चे के अंदर क्या एप्टीट्यूड है। आजकल हम 11th-12th के बच्चों के यहाँ ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट इवैल्यूएशन बहुत सारे स्कूल्स कराने लगे हैं, या बल्कि 10th के अंदर ही करा लेते हैं ताकि वो देख सकें कि 11th में जाके बच्चे कौन सा स्ट्रीम लें, है ना। तो बच्चे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट हैज़ द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट the extent to which the present ability will be helpful to achieve the desired target. So prognostic evaluation combines basic aspects taken from an assessment of learning processes and an assessment of learning achievements and tries to formulate a diagnosis for the students future। बच्चे अपने फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अभी उसने क्या सीख लिया, क्या उसका अचीवमेंट है, क्या किस तरह उसको डायग्नोज किया और बच्चे क्या कर सकते हैं, है ना। इट हेल्प्स टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। किसी बच्चे की, किसी पर्सन की स्ट्रेंथ को मालूम करने में मदद करता है, उसके एप्टीट्यूड को मालूम करने में मदद करता है, उसके डेवलपमेंटल एबिलिटीज़ को को जानने में मदद करता है ना, ताकि फिर उससे पता चल पाए कि क्या होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक्सपेंड्स the findings of an evaluation with the analysis of abilities and potential with a further dimension, the future development of the concerned person as well as necessary conditions, time frame and limits. Thank you. This is all about the types of evaluation. Thank you.